अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में जलसों का सिलसिला जारी है, लेकिन पेशावर की तरह कोहाट में भी तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत से कोई शरीक नहीं हुआ। एक रोज़ पहले तश्कील दी गई PTI की सियासी कमेटी से सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और PTI खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के सदर जुनेद अकबर खान जलसे में शरीक थे। सुहेल आफरीदी ने जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान का जेल से पैगाम आ चुका है। इस दफ़ा हम जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे या आज़ादी लेकर आएंगे। इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आज़ादी या मौत, आज़ादी या मौत। और हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आज़ादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब ये तकरीर सुनी तो फिर मुझे सुनी लगी, क्योंकि याद आया कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ वज़ीर आला हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गड्डापुर साहब, ये भी अक्सर जलसों में सर पर कफन बांधकर आज़ादी लेने की बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुनाई देते थे। याद कीजिए, फाइनल कॉल होगी और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला गुंजान के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। लेकिन फिर जब कोई एहतजाज होता था तो कफन और आज़ादी तो बड़ी दूर की बात, खुद अली अमीन गड्डापुर भी कहीं दिखाई नहीं देते थे, बल्कि 12 ज़िले क्रॉस करना तो याद है सबको। अब नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर दिलचस्प बात ये थी कि वही सुहेल आफरीदी जो कफन और आज़ादी की जोशीली तकरीर कर रहे थे, दूसरे ही लम्हे वो डी चौक जाने की जिम्मेदारी अपने सर से उतार कर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई पलते हुए दिखाई दे रहे थे। साथियों, आप लोगों ने तैयार रहना है। इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी, चाहे वो मुज़ाकरात की हो या एहतजाज की हो, वो महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को दी है। जब भी उनकी तरफ से कॉल आएगी आप सब ने तैयार रहना है। बार बार हम सुनते हैं डी चौक। हम डिसिप्लिन के पाबंद है। खान साहब की तरफ से जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दी है। नाज़रीन, जुनेद अकबर ने मजीद कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने गवर्नर राज लगाने की कोशिश की तो गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा और सुहेल आफरीदी की हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सुहेल आफरीदी की हुकूमत का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। जिस दिन किसी ने ये कोशिश की गवर्नर राज की, रात हो या दिन हो, आपने गवर्नर हाउस का घेराव करना है। ये सूबाई हुकूमत किसी ने हमें खैरात में नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग रहा है या नहीं लग रहा है इसका फ़िलहाल तो नहीं पता, लेकिन वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक, इनके मुताबिक अडियाला से बानी PTI की किसी और जेल मुंतकली पर गौर ज़रूर हो रहा है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ के बाद सेनेटर राना सनाउल्लाह भी जनरल बाजवा के खिलाफ खुलकर सामने आए। हुकूमती वज़रा की कोशिश या ख्वाहिशात एक तरफ, लेकिन सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी उन्होंने खबर दिया है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ न तो कोई तहक़ीक़ात हो रही हैं और न ही कोई कार्रवाई ज़ेरे अमल है। इन तमाम अहम इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद होंगे, लेकिन आगाज़ में सबसे पहले बुशरा बीबी के करीबी समझे जाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा काजी अनवर साहब, जिन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है, उनसे प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ काजी साहब आपके वक्त की। सबसे पहले तो सर ज़रा मुझे ये फरमा दीजिए, आपने इस्तीफ़ा दे दिया सर, इस्तीफ़ा आपने क्यों दिया है, ज़रा इसके रीज़न भी बता दीजिए सर। देखें, जहाँ तक इमरान खान की जात का तो सवाल है, वो मेरी इज्जत करते थे, इज्जत करते हैं। मैंने भी उनके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, बल्कि इतनी कि मैं अपनी कुर्बानियों को गिनना नहीं चाहता। लेकिन मेरे साथ जो सलूक किया गया PTI की क़यादत ने, खुद खान साहब की बहन अलीमा बीबी ने के कहने पे, और यहाँ तक कि हमारे सूबे के जो चीफ मिनिस्टर है उसको इस्तेमाल किया गया, CM हाउस को इस्तेमाल किया गया, और ये सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन फिर इंतहा हो गई तो कि जब मुझ पे उन लोगों को फौकियत दी गई जिनका PTI से या ILF से कोई ताल्लुक नहीं,
तो जब उनको मुझ पे फौकियत दे के उनको जितवाया गया और मुझे हराया गया, और बल्कि यहाँ तक एक मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, जो है सलमान अकरम राजा के व्हाट्सएप से हुआ है, और वो मैसेज रिकॉर्डेड है, जिसमें उसने कहा कि जो कोई उनकी हदायत के खिलाफ वोट देगा वो पीटीआई का गद्दार होगा, और हदायत ये थी कि मुझे वोट नहीं दिया जाएगा। तो इसके बाद मेरे लिए फिर क्या रह जाता है, जब मुझे पीटीआई की क़यादत देके दे दे तो मैं बाइज़्ज़त तौर पे एक साइड को गया। बस साहब, आप कह रहे हैं कि आपको ज़हनी अजियत दी गई, आपको बेइज्जत किया गया। सलमान अकरम राजा साहब के व्हाट्सएप मैसेज का तो आप तस्करा कर रहे हैं, लेकिन अलीमा खानम साहिबा का क्या किरदार है इसमें सर? देखिए, मुझे पता नहीं कि अलीमा बीबी को मुझसे क्या शिकायत है या मुझसे क्यों खफा है। मेरा इतना कसूर ज़रूर है कि इमरान खान की बीबी बुशरा बीबी जो हैं वो मुझे अपना भाई कहती हैं और मैं उनको अपनी बहन कहता हूँ, और वो बहन इस हद तक मुझे अजीज़ थी कि जब वो पेशावर में आई थी दरमियान में, तो मैं उनका ये खुद बहुत परहेज़गार खातून है, लेकिन मुझे कहती थी कि तुम अपना दम किया हुआ पानी मुझे दिया करो, तो मैं उनके लिए ताजत के वक़्त पानी दम करता था और सुबह जाके उनको बोतल पहुंचाता था खुद, क्योंकि वो कहती थी कि कुरान की तिलावत करके आप पानी दम करके मुझे दिया करें। तो मैं कुरान की तिलावत ताजत में करता हूँ, और वो मैं ताजत के वक्त करके उनके लिए पानी दम करता था। तो उनको शायद एक शिकायत ये भी होगी कि बुशरा बीवी को मैं बहन कहता हूँ। सही। अच्छा काजी साहब, आपके इस्तीफे की क्या एक वजह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ामत की पॉलिसी है या जो फौज के खिलाफ उनकी पॉलिसी है, ये भी एक रीज़न है आपके इस्तीफे की सर? देखिए, मैं इस पे अब कोई बात इस वक्त कर नहीं सकता कि क्या होगा, लेकिन आप देखें मैं तो एक छोटा सा फकीर दरवेश इंसान हूँ, मेरे अलहदा हो जाने से इनको कोई नुकसान नहीं होगा, और मुझे खुद दुख हुआ है कि इतनी एसोसिएशन, इतनी कुर्बानियों के बाद जो है जब मुझे देखे पार्टी से निकाला जा रहा है, तो मैंने कहा मैं खुद ही निकल जाऊं। अच्छा सर, जो नई सियासी कमेटी का कल क़याम हुआ है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा बड़े इल्जामात लगा रहे हैं कि ये सब सलमान अकरम राजा साहब ने किया है। अब काजी साहब, आप खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, क्या सलमान अकरम राजा साहब इतने पावरफुल हैं कि वो बगैर खान साहब की मर्जी के कोई कदम ले सके, कदम उठा सके? सर, इस बात पे शक है कि उनको किसने ये इख्तियार दिया है, लेकिन बजाय इस वक्त पार्टी उनके हाथ में है, इसको हाईजैकिंग कहें या कुछ भी कहें, लेकिन पार्टी इस वक्त अलीमा बीबी और सलमान अकरम राजा के हाथों में है। सही। अच्छा सर, मुझे ये भी फरमा दीजिएगा, शेर अफजल मरवत साहब ने दावा किया कि पीटीआई की जानिब से अब तक वकला को केसेस लड़ने के लिए 1 अरब से जायद की रकम अदा की जा चुकी है। ये बहुत बड़ी रकम बनती है सर, आप लॉयर्स विंग का हिस्सा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है वकला पैसे लेकर पीटीआई के केसेस लड़ते हैं, खान साहब के केसेस लड़ते हैं? ये ऐसे है नहीं, ये ऐसे है कि जब अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर थे तो 2024 में मेरे मशवरे पे उन्होंने ग्रांट एंड एड से 25 करोड़ रुपए मंजूर किए, जो बार एसोसिएशन में इस सूबे की तमाम बार एसोसिएशन के जो सदर थे उनको बुला के उनमें तकसीम किए गए। इस दफ़ा अली अमीन को मैंने कहा कि उस अमाउंट को ज़्यादा करो, तो बजट चूँकि उसके वक़्त में पास हुआ था तो उसने उसको 4.2 मिलियन कर दिया, 42 करोड़, और 42 करोड़ की जो तकसीम थी वो बार एसोसिएशन में होनी थी, किसी वकील को नहीं, किसी वकीलों की दूसरी तंजीमों को नहीं, ILF को नहीं, जो भी बार एसोसिएशन है कि उनके सदरों को पैसे दिए जाएं ताकि वकीलों के लिए बार रूम को अच्छा किया जाए, उनकी लाइब्रेरी को अपडेट किया जाए, वहाँ कंप्यूटर रखे जाएं। तो इसके लिए 42 करोड़ से मंजूर उसने किए थे, तकसीम मौजूदा चीफ मिनिस्टर
नहीं काजी साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि खान साहब के केसेस जो लड़ते हैं पार्टी के अपने वकला, वो उनको भी पैसे दिए जाते हैं क्या? फी दी जाती है उनको? मुझे ये पता नहीं है, क्योंकि मैंने ये सुना था कि जहाँ तक इमरान खान की केसेस का ताल्लुक है, उनके जो वकला थे उनको फीसें दी जाती हैं। अब ये फीसें अब कौन देता है, कहाँ से देता है, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू का मुझे पता था कि बशमूल सलमान राजा और दूसरे उन सब ने फीसें वसूल की थी। शेर अफजल मरवत साहब सर दावा करें कि अली अमीन गंडापुर साहब ने सलमान अकरम राजा को 24 करोड़ की पेमेंट की है खान साहब के केसेस लड़ने के लिए। सर देखें, मुझे इसका सही पता नहीं, लेकिन खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा था कि इमरान खान की केसेस की फीसें मैं पे करता हूँ, ये उन्होंने मेरे सामने कहा था। अब मुझे नहीं पता कि किस किस को देते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काजी अनवर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब आप इस्तीफा दे चुके हैं। शफी जान साहब जो कि मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। हुज़ैफा रहमान साहब माविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। आप दोनों मेहमानों के मैं शुक्रगुजार हूँ। शफी साहब, क्योंकि काजी साहब ने आप ही की जमात को छोड़ा है और फिर आप ही की मरकजी इस वक्त जो क़यादत है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। सर सलमान अकरम राजा साहब पर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उनके पास वो व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं जो सलमान अकरम राजा साहब ने किए हैं। वो कह रहे हैं तज़हीक की गई है, उनको ज़हनी टॉर्चर किया गया है उनको। शफी साहब, इनको सबसे पहले आपका शुक्रिया। महमूद साहब को ज़हनी टॉर्चर किया गया? काजी अनवर साहब को सर। अच्छा, काजी अनवर साहब को। जी बिल्कुल, काजी अनवर साहब ने आज इस्तीफा दे दिया है ILF से। देखें, हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेड है काजी साहब, उनकी काफी स्ट्रगल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ILF के इंतखाबात हुए थे, ILF के इंतखाबात के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उस पे उनको शायद वो इत्मीनान बख्श नहीं थे और काजी साहब ने ये खुद से डिसीजन ली है, उस पर कोई प्रेशर नहीं था। सलमान अकरम राजा साहब की जो भी बात, जो भी मैसेजेस हैं उसका तो मुझे ज़ाती तौर पे इल्म नहीं है, लेकिन काजी साहब का बड़ा एहतराम है। वो कह रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब के वॉइस नोट्स हैं जिसमें वो कह रहे थे कि वोट्स नहीं देने, वो अपनी हार की जिम्मेदारी भी जो है ना वो उनके ऊपर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके वॉइस नोट्स मौजूद हैं। देखिए, ILF की जो जिम्मेदारी है वो तो काजी अनवर साहब काफी अरसे से ILF को देख रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में वो जगह जगह कन्वेंशंस भी कर रहे थे। मेरे शहर कोहाट भी आए थे, उन्होंने यहाँ भी कन्वेंशन किया था। ILF को वहीं ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ILF के तमाम सरगर्मियों को वहीं देख रहे थे और ILF का जो सेटअप था वो भी उनके कहने पे सब कुछ हो रहा था। तो अब उनकी हार की जो वो कह रहे हैं कि सलमान साहब की कोई मैसेजेस उनके पास हैं, तो वो इंशाल्लाह पार्टी इस पे बात करेगी। बातचीत इसके पार्टी की लीडरशिप में होगी, लीडरशिप के दरमियान इन तमाम चीजों को दरमियान में रखा जाएगा इंशाल्लाह। सही। वो कह रहे हैं वॉइस नोट्स जो है ना वो लोगों को किए गए, मैसेजेस किए गए सलमान अकरम राजा की तरफ से। अब मुझे ये फरमाइए सर, आज जो आप लोगों का जलसा हुआ यहाँ पर वजीर आला फरमाते हैं कि जेल से मैसेज आ गया है, यानी खान साहब की तरफ से ये पैगाम आ गया है कि आज़ादी या फिर मौत, अब जाएंगे या तो फिर कफन में वापस आएंगे या फिर आज़ादी लेकर आएंगे। अब इसी तरह की बातें जो है ना आपके साबिका वजीर आला भी किया करते थे, अली अमीन गंडापुर साहब भी यही बात किया करते थे, बल्कि वो तो एक स्टेप आगे, वो गोली का जवाब गोली से देने की बात किया करते थे। लेकिन फिर जब सिचुएशन बनती थी तो सिर्फ आपके कारकुनान ही बेचारे पीछे रह जाते थे, वजीर आला तो फिर 14-15 जिले क्रॉस करके निकल जाते थे सर। बिल्कुल, आज खैबर पख्तूनख्वा मेरे शहर कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था जिससे सोहेल आफरीदी साहब ने खिताब भी किया। इसमें हमारी जुनैद अकबर खान साहब आए थे, हमारी सूबाई जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी और आपने विजुअल्स भी देखे होंगे कि ये एक बेहतरीन पावर शो था। कोहाट की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था जो CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने उससे खिताब भी किया और ये बड़ी बात अयाबी हो गई है और ये बात साबित भी हो गई जिस मकबूलियत का हम दावा करते हैं, जिस कबूलियत का हम दावा करते हैं इमरान खान साहब के बारे में, तो आज कोहाट की आवाम ने वो साबित कर दिखाया।
जहां तक सुहेल अफरीदी साहब जी, की जी, खिताब की बात है, सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ा मैच्योर खिताब किया है। उसने सूबे के गवर्नेंस के हवाले से बातचीत की, उसने फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, और तहरीक के हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़े अपनी पॉलिसी बयान की। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक की जो जिम्मेदारी है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को, राजा नासिर साहब को खान साहब ने सौंपी है। वो जो भी डिसाइड करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी सूबाई लीडरशिप है और जो मरकजी लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उसको बैक करेगी। एग्जैक्टली सर, मैं इसी सवाल पर आ रही थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले शेख वकास अकरम साहब से यही सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वजीर आला इस तरह की बात इसलिए करें कि वहां के लोगों को मोबिलाइज किया जा सके, वरना फाइनल कॉल या इस तरह की कोई भी तारीख देनी है, वो तारीख तो महमूद खान साहब ने देनी है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने देनी है। तो सर अगर आप लोगों के पास अभी इतना भी इख्तियार नहीं है कि फाइनल कॉल कब देनी है कब नहीं देनी, तो अवाम को क्यों इश्तिहाल दिला रहे हैं अपने सूबे के? सर अवाम को कोई इश्तिहाल नहीं दिलाया जा रहा, अवाम को मोबिलाइज किया जा रहा है। ये सीएम सुहेल साहब का कोई छठा जलसा था खैबर पख्तूनख्वा में, इससे पहले पेशावर में, चरसदा में, खैबर में, करक में उन्होंने जलसों से खिताब किया और आज कोहार से उन्होंने खिताब किया। तो अवाम को कोई इश्तिहाल नहीं दिया जा रहा। जो अवाम के जज्बात है अगर वो मैं आपको बयान करूं, या तो वापस आएंगे तो कफन में आएंगे या आजादी लेकर आएंगे। आप कह रहे हैं कि ये इश्तिहाल अंगेज बयानात नहीं है सर, ये अवाम को इश्तिहाल दिलाने वाली बात नहीं है सर। नहीं, देखिए जिस बयान का आप जिक्र कर रही हैं वो तो इमरान खान साहब का मैसेज है आज़ादी या मौत, जो उन्होंने अडियाला जेल से दिया था, तो उसके तनाजुर में ये बात हुई। और ये बात हमारे वर्कर भी इस बात पे मुत्तफिक है कि इस बार आर हो या पार हो, एक ही दफा हो जो भी हो। जहां तक तहरीक की आप बात कर रहे हैं, तो तहरीक का ऐलान जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब ने करना है। जो डेट देनी है उन्होंने देनी है, जो मुजम्मत का रास्ता उन्होंने इख्तियार करना है वो उनकी मर्जी, क्योंकि खान साहब ने उन पर एतमाद किए हुए, वो हमारे पोजीशन लीडर है। सेनेट में अलामा साहब है और कौमी असम्बली में शफी साहब, क़यादत बदली है, चेहरे बदले हैं अभी खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये आर या पार वाले स्टेटमेंट्स पिछले 1.5-2 साल से हम सुन रहे हैं ना। पिछले साल भी तो इसी तरह की आर और पार की बातें हो रही थी। हुज़ैफा साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मुझे फरमाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई क़यादत है, अभी आप उनके स्टेटमेंट सुन रहे हैं, आज वज़ीर आला का जो लबो लहजा था या उन्होंने बता दिया कि पैगाम आ गया है, संजीदा ले रहे हैं आप उनकी बात को, सुन रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम किरण नाज साहिबा। जी मैं तो आपको अगर फेडरल गवर्नमेंट के हालात बताऊं, आपको हमारी सोच बताऊं, बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे। 2014 से इसी तरह के बयान दे रहे हैं, मरो और मार दो की पॉलिसी। कभी पीटीवी पे हमला करते हैं, कभी ये 9 मई करते हैं, कभी 26 नवंबर करते हैं। इन्हें एहतजाज का पता ही नहीं, बेसिक मकसद जो है एहतजाज का, बानी तहरीक इंसाफ वही अपने वर्कर को नहीं सिखा सके कि एहतजाज का मकसद होता है कि आप अपनी मैन पावर बताते हैं। आप जो है जितनी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, जितनी आप जैसे मीडिया के वाइब्रेंट लोग हैं, उन्हें बताते हैं कि हमने पूरा मन एहतजाज किया और लोग हमारे साथ हैं। ये तो कोई तरीका नहीं होता कि आप कहें कि हम गोली के जोर पे पार्लियामेंट में घुस जाएंगे। फिर भला आप हुकूमत तब्दील कैसे कर सकते हैं डंडे सोटे के जरिए? ये जो आज उन्होंने बात की, मैं आपको बताऊं, मेरी ये बात आप एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आप नोट कर लें। अली अमीन गंडापुर तो कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं था जो सुहेल अफरीदी कंप्रोमाइज होगा। ये सिर्फ बयानात थे और डायलॉग थे। और अगर इसको हकीकत का रूप धारने की कोशिश करेंगे तो जहन में रखेंगे पहले इनकी 8 फरवरी, तो सर यानी आप उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सीरियस तो ले रहे हैं ना? एक सूबे में जो उनकी हुकूमत है सर, आप कह रहे हैं कि संजीदा ही नहीं ले रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स को, उनकी बात को सर? नहीं, बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की। पहली अर्ज में कर रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर तो कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं था, जो बैकडोर चैनल से रवाबित रखता था, जितना ये सुहेल अफरीदी है। इन बेचारों की मजबूरी है कि इस तरह के बयानात देकर इनकी हाजिरी लगनी है। इसी तरह के बयानात की रिपोर्ट अगर अडियाला जानी है तभी इनकी सर्वाइवल मुमकिन है, अदरवाइज सुहेल अफरीदी ने इस तरह का कोई काम नहीं करना। और अगर वो करेगा तो मैं आपको बता दूं कि पहले 3 एहतजाज जो हुए, चाहे उसे आप हमारी सहूलतकारी कहें, हमारी कमजोरी कहें या हमारा कंप्रोमाइज कहें, लेकिन इस मर्तबा मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सवाबी से आगे जो है अपने सूबे की ताकत के जरिए आएंगे। आप पुरअमन लोगों को लेकर जरूर आए, लेकिन अगर इनके साथ जत्थे होंगे, अगर इनके साथ पुलिस की सपोर्ट होगी, तो फिर आप देखेंगे कि जो बातें पहले 2 हफ्ते पहले हो रही थी, फिर नहीं, यानी इस बार खुसूसी जहाज भी नहीं आएंगे और अडियाले के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे सुबह 6 बजे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इस मर्तबा हम जब पेशावर टूल प्लाजा क्रॉस करेंगे, आपको तभी हमारे एक्शन नजर आएंगे। वो कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आज मैं बात करूंगा, वो धमकी लगेगी, आपको फिर नजर आएगा कि गवर्नर आज किस तरह लगता है,
गवर्नर कौन होता है, सुबह कैसे चलता है, और सुहेल अफरीदी साहब अपनी सर अली अमीन गंडापुर साहब वैसे आप लोगों को बहुत पसंद है, तो अगर आप कहते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे तो फिर तो वो ज्यादा फेवरेट हो जाएंगे ना आपके, अली अमीन गंडापुर साहब। जब मुझे ये बताइए कि सर मुझे ये बताए ना कि खान साहब को क्या कहीं मुंतकिल करने के लिए बात हो रही है सर, सोच रहे हैं हुजैफा साहब अडियाला से कहीं और मुंतकिल करने के लिए? ये देखिए, ये सोच जरूर अभी तक इस सोच पे बात नहीं हुई, लेकिन ये तजवीज जरूर है हमारे जहन में। वो ये है कि अगर ये इस तरह का रास्ता अपनाएंगे तो फिर हमारे पास लांडी जेल भी है, मत जेल भी है, वहां जाएं करें एहतजाज। लेकिन अगर एक जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी दो जुड़वा शहर है, उसके संगम के ऊपर आप ये काम करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं रहेगी कि हम आपको मत जेल भेज दें, फिर जाएं बैनी तरीके से, आपकी बहनें भी जाएं, सुहेल अफरीदी भी जाएं, 5-8 हजार बंदा जो है जेल के बाहर बैठकर जो एहतजाज भी करें, जो मर्जी करें। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में आपको एक सहूलत दी हुई है, आपके लीडर को यहाँ पर कैद किया हुआ है, वो अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करे, अपनी बहनों से जरूर मिले, फैमिली मीटिंग्स करे, लेकिन अगर वो मरकज पे चढ़ाई करने की मंसूबाबंदी करेगा तो फिर जाहिर है हमारे पास जेल मैनुअल में इख्तियार मौजूद है, कैदी मुंतकिल होते रहते हैं, डेली बेसिस का काम है, कैदी यहाँ से वहां जाते हैं। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ ने अटक से लाठी। हुजैफा साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बाद वापस आते हैं। तो कुछ सेनेटर्स ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई के लिए अब मजीद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, फैज हमीद को सजा हो गई, उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात होने वाली हैं, और फिर पीटीआई इसको कैसे देख रही है, इस मौजू पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए, मेरे दोनों मौजूद मेहमान साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। हुजैफा रहमान साहब और शफी जान साहब मेरे दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हुजैफा साहब, इस सेगमेंट का आगाज़ जरा आपसे कर लेते हैं। सर, फैज़ हमीद की सज़ा के बाद ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो खान साहब को दोबारा लाना चाहते हैं। आपके साथी जावेद लतीफ़ साहब, इनके मुताबिक फैज़ हमीद के साथ कुछ हाजिर सर्विस लोगों को भी सज़ा दी गई है। सर ज़रा कन्फर्म कर दीजिएगा इसको, और मज़ीद किन को सज़ा होने जा रही है, या मज़ीद कौन है जो कैटेगरी में आएंगे? सर जी किरण नाज साहिबा, मुझे आप बड़ा हसास सवाल है, 2-3 मिनट के बाद में पेशेंट ऑडियंस देनी है ताकि मैं पूरा केस आपके सामने रख सकूं। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपके सामने है, कोर कमांडर लाहौर जो है उन्हें सजा ही दी गई थी ना, उन्हें ओहदे से हटाया गया था। कुछ उस वक्त 2 स्टार जनरल्स थे, उन्हें भी पनिशमेंट मिली, कुछ ब्रिगेडियर्स को सजाएं मिली। दूसरी बात जो है, जो बार बार मीडिया के कुछ हलकों में या तहरीक इंसाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि फैज हमीद ने कोई हमारी सहूलतकारी की है, मुझे आप ये बताएं 2017 में फैज हमीद डीजीसी था, पनामा जो है सारा उसने उभारा, मीडिया को पूरे वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 10 की नकुल वो दिया करता था। 2018 में हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत फैज हमीद ने खत्म करवाई। 2018 में आरटीएस फैज हमीद ने बिठाया इनकी खातिर। 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान के हर मुखालिफ को अंदर फैज हमीद ने किया। नून लीग की जितनी भी टॉप लीडरशिप थी, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, चाहे मरियम हो, चाहे हमजा शहबाज नहीं होता। सर सुन ले मेरी बात, डीजीसी का ओहदा रखते थे उस वक्त, फैसला साज तो नहीं थे उस वक्त। मैं इसलिए, अगर आप मुझे बात मुकम्मल करेंगे, मैं फैसला साजी पे आ रहा था। आपने अरशद मलिक जैसे जजेस को ब्लैकमेल करके फैसले लिखवाए, उसके बाद आपने अपने इदारे के अंदर भी चेन ऑफ कमांड और डिसिप्लिन की वायलेशन की। उसके बाद जब आपको कोर कमांडर पेशावर लगाया गया, जो आपने किया रेस्ट इज हिस्ट्री। हमारे रहनुमाओं से तो फैज हमीद ने 50 करोड़ रुपए ये रिश्वतें लेता रहा है, हमारे एमएनएज लेवल के लोगों से, सिर्फ उनकी बेलें कंफर्म करवाने के लिए। एक हमें रिलीफ इस शख्स ने नहीं दिया। ये वही हाल है कि एक बंदे को एसएचओ सारी रात मारे और एसएचओ सुबह से मारे। एक मिसाल सर, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, रिलीफ दिया किसने दिए सर? 50 करोड़ बच्चे के दौर पर। मुझे बताएं, अगर ये 50 नाम करोड़ लेना सर, ये बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं, नाम के साथ बताएं ना। फिर 95 एकड़ का जमींदार आज 2200 एकड़ का जमींदार कैसे बन गए? फैज हमीद ने जितना नून लीग को डेंट लगाया। देखिए, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, मुझे उनके नाम भी पता है, मेरे वो कॉलीग्स भी हैं, जब उनको दिल चाहेगा वो जरूर जिक्र करेंगे। लेकिन फैज हमीद ने रिश्वतस्तानी की नून लीग के खिलाफ, फैज हमीद ने नैब की डीबिया बनवाई। सर कोई एक नाम ले दीजिए, आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, कोई एक नाम तो ले दीजिए हुजैफा साहब। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बहन, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि फैज हमीद ये सारे काम करता रहा, हमें कौन सा बेनिफिट उसने दिया? अगर हमारे 1-2 रहनुमाओं को उसने कहीं पर कोई बेल में रिलीफ दिलवा भी दिया 1.5-2 साल की कैद के बाद, उसके उसने पैसे लिए हैं, उसने करोड़ों रुपए रिश्वतें ली हैं। फैज हमीद एक धब्बा है इस इंस्टीट्यूशन के नाम पर, तभी इदारे ने उसको सजा दी है।
वरना इदारा कभी अपने साबिक डीजीआई को, साबिक 3 स्टार जनरल को, साबिक एडजुकेंट जनरल को इस तरह सजा नहीं देता। फैज हमीद ने अगर कभी नून से मुलाकात की, कभी आसिफ जरदारी से मुलाकात की, एक ही एजेंडा होता था कि मैंने बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ को मजबूत कैसे करना है। सर वैसे दो चीजें मैं क्लियर कर दूं कि फौज की हायरार्की, सर कल परसों हमने अपने प्रोग्राम में बताया है कि वहां पर जो सिस्टम है किस तरह से सजाएं होती हैं लोगों को। और दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि फैज हमीद को सजा दी गई, तो फैज हमीद को सजा इसलिए नहीं दी गई कि वो नून लीग के लोगों से 50-50 करोड़ रुपए ले रहे थे। वो उनको किस मामले पे सजा दी गई है, वो 4 निकात अलग है, इस बात पे नहीं सजा हुई है उनको। नहीं देखिए कुछ चीजों की नहीं, हसास बात आपने की है, मेरा मौकफ जान के आपने मुझसे माइक लेना है। पहली बात तो ये है कि आप जो बात कह रही हो बिल्कुल ठीक है, जो चार्ज थे वो सबके सामने है, लेकिन उस प्रेस रिलीज के नीचे लिखा हुआ है कि सियासी मामलात की भी हम बात पुष्ट कर रहे हैं। जो शिकायत पहुंची अगर हमारे कुछ लोग शिकायत करेंगे तो जहर उस पर भी इदारा करेगा, तहकीकात होंगी। अगर हमारे लोग मुरव्वत वाले, सर वो जिन्होंने 50 करोड़ दिए हैं वो शिकायत करेंगे, कौन है आपके लोग जो शिकायत करने जा रहे हैं? सर देखिए सब कौन शिकायत करने जा रहा है? देखिए बात यह है कि ऐन मुमकिन है किरण नाज़ साहिबा, ये बातें मैं कभी ना करता, लेकिन चूंकि हमारी जमात के खिलाफ नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि हमने कोई फैज से कभी रिलीफ लिया है या हमने कभी सहूलतकारी की है, इसलिए मुझे ये खोल के सामने रखना पड़ा है। मुमकिन है लोग बात ना करें तो मैं किसी का राज अफशा क्यों करूं, लेकिन ये बात अपने जहन में रखें कि फैज हमीद ने नून लीग को, सर जिसने 50 करोड़ दिए हैं और जो जा रहा है उसके लिए लिख कर देने के लिए जा रहा है, आप खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून फैजियाब अगर हुई है तो किस तरह से हुई है, ये बताएं ना फिर सामने। और ये शफी साहब से जरा मैं पूछ लूं, शफी साहब आपने सुन लिया? जी हुज़ैफा साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया? ये तो ओपन सीक्रेट है कि फैज हमीद ने पीटीआई के लिए क्या क्या किया। ओपन सीक्रेट तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, आप नाम नहीं ले रहे ना, आप एक इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे शफी साहब का मौक़िफ़ भी लेने दीजिए। शफी साहब आप लोग कह रहे हैं कि नून लीग के लोग भी फैजियाब हुए हैं। अभी आप हुज़ैफा साहब की बात सुन रहे थे, वो कह रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए लिए गए हैं, अगर उनको 1-2 किसी को बेलें हो गई हैं तो। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हुज़ैफा साहब ने तो काफी टाइम ले लिया और काफी सारे जो हैं वो बातें भी कह दी हैं। सोहेल साहब को कब करार दे दिया इनको जब से सोहेल आफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ है ना, इनके असाब पे वो सवार है। पहले ये किसी और चीज के साथ उसको जोड़ते थे, फिर दहशतगर्दी के साथ उसको जोड़ते थे, फिर एक साहब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे, फिर मंशियात का इन्होंने कट्टा खोला, अब ये कहते हैं वो कंप्रोमाइज हैं। तो इनको खुद समझ नहीं आ रही कि हम किधर स्टैंड करें और किस बात के साथ हम स्टैंड करें। सोहेल आफरीदी साहब जो है वो इनके असाब पे सवार है, और जो खान साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स खेला है, इनके अवसान खता है सोहेल आफरीदी साहब की वजह से। दूसरी बात इन्होंने की कि ये सवाबी से आगे नहीं आ पाएंगे, तो इनकी ये ज़हनियत आप देख लें कि ये खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते। ये कहते हैं कि जी ये सवाबी आएगा तो हम यहाँ पे खंदक खोदेंगे, यहाँ पे हम कंटेनर लगाएंगे, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री है। पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान हमारा है, शराय दस्तूर हमारा है, मोटरवे हमारी है, इस्लामाबाद हमारा है, हम जहां चाहें वहां आएंगे, ये जो कर सकते हैं कर ले। ये गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, राज लगा के दिखाए, ये कोई गप लगाई हुई है, कोई हमें ये मैंडेट खैरात में मिला हुआ है, ये हम इनकी तरह कोई फॉर्म 47 पे आए हुए हैं क्या? इनकी तरह हमने कोई जस्टिस फाइज ईसा से फैज़याब होकर यहाँ पे आए हैं, या गवर्नर राज की ईंट को भी आपका बंदा हाथ नहीं लगा सकता। नहीं हुज़ैफा साहब इजाजत दीजिए ना, वो आपकी बात खामोशी से सुनते थे, आप अपने प्लीज आप जवाब दीजिएगा ना, आपकी टर्न पे आप जवाब दीजिएगा, उनकी बात सुन ले पहले। सुन लें हुज़ैफा साहब, आप बड़ा ख्याल रखते हैं। हम गवर्नर हाउस की ईंट को हाथ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, हम दिखा भी देंगे आपको, आप टेंशन ना लें इस बात की। इन्होंने गवर्नर राज की बात की, उन्होंने कहा कि जी वो जेल की शिफ्टिंग भी हो सकती है, हमने बड़ी सहूलत दी हुई है। कौन सी सहूलत आपने दी हुई है? मुलाकात आप नहीं करवा रहे, गैर कानूनी गैर आईनी काम पहले आप करते हैं, फिर जाके हम धरना देते हैं। पहले गैर कानूनी काम तो आप करते हैं। बुशरा बीबी तो सियासी नहीं है ना, उसकी फैमिली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, 2 महीने से उसकी मुलाकात नहीं हो रही। अंदर जो है इमरान खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है, ना कोई आदमी उनसे मिल सकता है, ना किसी की आवाज सुन सकता है। कौन सी सहूलत आपने हमें दी हुई? आप अगर इमरान खान साहब को शिफ्ट करेंगे तो हम पूरा पाकिस्तान जैम करेंगे। आप पाकिस्तान के किसी जेल में इमरान खान साहब को लेके जाएंगे, वहां पे लोग बाहर बैठेंगे। अगर आप सिंध में लेके जाते हैं, बलूचिस्तान में लेके जाते हैं, जहां मर्जी आप लेके जाएं, वहां पे लोग इमरान खान साहब के लिए बाहर बैठेंगे। अगर बैरून मुल्क भी ये लेके चलते हैं तो वहां भी ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब जो अंदर है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन हुज़ैफा साहब, मैंने आपसे कहा था कि 10 सेकंड्स में आप अपना जुमला कंप्लीट कर सके, मैंने ब्रेक लेना है सर। नहीं मैंने बिल्कुल बात अपनी मुकम्मल कर दी है, आप प्लीज गो अहेड। जी प्लीज।
जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शफी जान साहब, हुज़ैफा रहमान साहब, मेरे दोनों मौसस मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। ब्रेक लीजिए नाज़रीन, सिडनी में जो वाक़या हुआ इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में इस वक्त खौफ के साए हैं, डर का माहौल बना हुआ है। बंडी के साहिल पर रास्ते बंद हैं, इलाके को खाली करवाया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मरने वालों की तादाद 11 हो चुकी है। 29 अफराद इस वक्त जख्मी हैं, जिनमें एक कमसिन बच्चा और 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जिस वक्त हमला हुआ, साहिल पर यहूदी त्यौहार हनुका मनाया जा रहा था। एक हमलावर पुलिस की फायरिंग से जख्मी हुआ, जबकि दूसरे को एक फल फरोश ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए काबू किया और इस दौरान वो खुद भी जख्मी हो गया, जो अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस की जानिब से अब तक बाज़ाब्ता तौर पर हमलावरों की शनाख्त की तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलवी खुफिया इदारे के सरबराह का कहना है कि हमलावरों में से एक के बारे में मालूमात थी। हमें देखना होगा कि असल में हुआ क्या है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तौर पर एक हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से हुई है, जिसके मुतालिक दावा किया जा रहा है कि वो अफगान शहरी है, लेकिन भारतीय मीडिया अपने अफगान क्राइम पार्टनर्स के साथ मिलकर उसे पाकिस्तानी साबित करने की भोंडी कोशिश कर रहा है। दहशतगर्द का वैसे कोई दीन और कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्दी सिर्फ दहशतगर्दी होती है और बेगुनाहों की जान लेने वाला सिर्फ दहशतगर्द होता है, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, वो सिर्फ दहशतगर्द होता है। आज जिस वक्त नवीद अपने साथी के साथ मिलकर बेगुनाहों की जान ले रहा था, ऐन उसी वक्त इन दहशतगर्दों के सामने ढाल बनने वाला हीरो भी एक मुसलमान ही था। अहमद अगर अपनी जान खतरे में डालकर हमलावर को काबू न करते तो आज न जाने मजीद कितने लोग जान से जाते, कितने घरानों में मातम होता। ऑस्ट्रेलिया उन चंद ममालिक में शामिल है जहां गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत पर लाखों लोग मैदान में निकले थे और फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार किया था। आज इस अफसोसनाक सानहे पर पाकिस्तान से लेकर पूरी इस्लामी दुनिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ी है, लेकिन इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि वाक़या उन्हीं क़ुव्वतों की कारस्तानी हो जो इसको जवाज़ बनाकर इसराइल के ख़िलाफ़ उभरते हुए जज्बात को उनके हक़ में तब्दील करवाना चाहते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।